रिक्शा स्ट्रीट फूड। विकासपुर नाम के गांव में लाल गुप्ता नाम का एक धनवान रहता था। उसके दो बेटे थे, राम और श्याम। लाल गुप्ता परेशान था कि उन दोनों में से किसे अपना धंधा सौंपे। ये क्या जी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सोचते हो? दोनों को कभी ना कभी बराबर तो बांटना ही होगा ना। अरे पगली, अगर जायदाद हो तो आधा आधा बांट सकते हैं, पर ये धंधा है। इसके साथ करोड़ों रुपए का मुनाफा और सैकड़ों परिवार की जिम्मेदारी आधारित है। हर किसी में व्यापार चलाने की काबिलियत नहीं होती। अगर इस व्यापार को उसे सौंप दिया जो काबिल ना हो, तो इसे न केवल करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, बल्कि सैकड़ों बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवारों को सड़क पर आना होगा। अब देखना होगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा काबिल है। तभी एक नौकर आया और सरकार, मैंने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे, पर इस वक्त मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है सरकार। आप चाहें तो मेरे तनख्वाह में से काट लीजिएगा। मेरे बेटे को 10,000 रुपयों की बहुत जरूरत है सरकार। जरूर दूंगा। वैसे तुम्हारा बेटा करता क्या है? तू अचानक 10,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? सरकार, मेरा बेटा रिक्शा चलाता है और मेरी बहू पकोड़े बनाती है। वो दोनों खूब मेहनत करते हैं, पर मुनाफा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता रहता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये बात सुनकर लाल गुप्ता सोच में पड़ गया। फिर लाल गुप्ता ने उसे 10,000 रुपए दिए और क्या करना है वो उसे समझाया। अगले दिन नौकर राम को लेकर अपने बेटे और बहू के पास गया। राम से उनका परिचय कराया। ये हमारे मालिक के बड़े बेटे हैं राम। ये आपको धंधा बढ़ाने का अच्छा तरकीब बताएंगे। तुम दोनों 1 महीने के लिए ये जैसा कहते हैं वैसा करो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम लोग करते क्या हो। देखो भाई, तुम्हें अब से 2 ट्रिप लगाने होंगे रिक्शा के। 2 ट्रिप लगाने हो तो रिक्शा को तेज चलाना होगा, तब अपने आप आमदनी बढ़ेगी। और तुम केवल शाम को ही पकोड़े बेचोगी तो कैसे काम चलेगा? दिन भर पकोड़े बेचने होंगे, तब तुम्हारा मुनाफा भी दुगना होगा। समझ गए? राम के कहे अनुसार वो रिक्शा तेज चलाने लगा और एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग टूट गई। और उसकी पत्नी के पकोड़े कोई खरीदता नहीं था, तो उनका काफी नुकसान हुआ और वो बहुत दुखी हुई। 1 महीने बाद नौकर ने आकर जो कुछ हुआ वो लाल गुप्ता को बताया। ठीक है, कल शाम बेटे को ले जाओ और उनका परिचय कराओ और उसे जो कुछ हुआ सब बताओ। देखते हैं क्या करता है। अगले दिन नौकर शाम को लेकर उनके पास गया। उसका परिचय उन दोनों से कराया। देखो, किसी भी धंधे के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक सूझबूझ और एक सब्र। रिक्शा तेज चलाने से तुम्हारे और सवारियों के जान के लिए खतरा है। और बहन, तुम सवेरे सवेरे पकोड़े बेचोगी तो कौन खरीदेगा? कौन खाता है सवेरे? पकोड़े लोग शाम को ही खाते हैं। दिन को भी धंधा कर सकते हो, पर पकोड़ों के नहीं। दिन के वक्त डोसा, इडली, पूरी वगैरह बनाकर बेचोगी तो तुम्हें खूब लाभ मिलेगा। पर मालिक, मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, इसमें इतना सारा आइटम्स बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। अब तुम्हारा पति तो रिक्शा चला नहीं सकता, इसीलिए इस रिक्शा को एक रिक्शा फूड स्टॉल बना देते हैं। घर में जो बर्तन खाली पड़े हैं उन्हें इस धंधे के लिए प्रयोग करते हैं। और एक जरूरी बात, तुम जिस इलाके में धंधा करती हो वो बहुत छोटा है, वहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए रिक्शा को अलग अलग जगह ले जाओ और वहाँ पर धंधा करो, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस को स्विगी, जोमेटो के साथ रजिस्टर कराओ, तब पार्सल्स के भी बहुत ऑर्डर्स आएंगे। ऑल द बेस्ट। यूं उन्होंने अपने रिक्शा को रिक्शा फूड व्हीकल में बदल दिया। इस तरह वो एक इलाके में जाकर इडली, डोसा, पूरी वगैरह बेचने लगे। लोग वहां आकर चाव से इडली, डोसा वगैरह खाने लगे। पार्सल्स भी खूब बिकने लगे। फिर वो दूसरे इलाके में जाते और वहां दोपहर के लिए रोटी, बिरयानी वगैरह बनाकर बेचते थे। और शाम को एक और इलाके में जाकर समोसे, भज्जी, पकोड़े वगैरह बेचने लगे।
यूं देखते देखते उनके पास खूब पैसे जमा होने लगे। एक दिन वे दोनों लाल गुप्ता के घर गए, उन्हें प्रणाम किया। मालिक, छोटे मालिक बदौलत हमारा धंधा खूब चल रहा है मालिक। हम आपका ये एहसान जिंदगी नहीं भूल सकते। श्याम बाबू, आपका धन्यवाद। श्याम बाबू के बदौलत अब मुझे रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं और मेरे पत्नी दोनों मिलकर ये धंधा कर रहे हैं मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बाबू। बेटा राम, इस जायदाद में तुम्हारा आधा हिस्सा हमेशा रहेगा, पर व्यापार को बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारे छोटे भाई श्याम को मैं सौंप रहा हूँ। तुम बुरा ना माना बेटा, क्या तुम्हें मंजूर है? अपने भाई की सूझबूझ को देखकर मुझे काफी गर्व हो रहा है पिताजी। मैं उससे उम्र में बड़ा जरूर हूँ, पर धंधे के नुस्खे उससे सीखने के लिए मुझे कोई झिझक नहीं है पिताजी। फिर दोनों भाई गले मिले तो सब ने मिलकर खुशी से ताली बजाई। गरीब भिखारी का अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। मियापुर नाम के गांव में एक मंदिर था। उसके सामने भीख बाबू नाम का एक भिखारी रहता था। हे भाई, भीख देना भाई। हे माई, कुछ दान करना माई। दान करने से पुण्य मिलेगा माई। हे भाई, ये उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। कहकर भीख मांगता रहता था। इस तरह जो भी भीख मिलता उससे गुजारा करता रहता था। गांव के बाहर उसकी एक झोपड़ी थी। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में झाड़ू मार रहा था कि उसे फर्श पर एक दरवाजा दिखाई दिया। ये क्या, यहाँ दरवाजा क्यों है? मैंने तो कभी नहीं देखा। पता नहीं अंदर क्या है। यूं सोचकर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। नीचे अंदर जाकर देखा तो वो एक सोने का घर था। वहाँ की सारी वस्तुएं सोने की बनी हुई थी। अरे वाह, क्या ये सच है या सपना? ये क्या है? जहाँ देखो सोना ही सोना। सोने की मेज, सोने का पलंग, किसी चोरी छिपे बनाया होगा और इसका पता भूल गया होगा, या फिर हो सकता है ये कोई जादुई घर हो। यूं सोचने लगा। बाद में देखा तो मेज के ऊपर कई किस्म के खाने के पदार्थ थे। अरे ये क्या, यहाँ तो खाने के बहुत सारे पदार्थ हैं। बहुत भूख लगी है कहकर वहाँ बैठकर खाने लगा। अरे वाह, चिकन बिरयानी तो बस मजा आ गया। सारे व्यंजन एक से बढ़कर एक हैं। ये सब किसने बनाया होगा? यूं सोचते हुए खाने लगा। वो जो भी पदार्थ खाता था उसके खाते ही फिर से प्लेट भर जाता था। ये देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये क्या, मैं जो भी खाता हूँ वो फिर से प्रकट हो जाता है। यूं सोचने लगा। बाद में सोने के पलंग पर लेटकर सो गया। जागने के बाद सोने की टीवी को ऑन किया। टीवी में एंकर। सोने के घर में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। कैसा लगा आपको ये सोने का घर? ये क्या, ये एंकरिंग कर रही है या मुझसे बात कर रही है? ये टीवी प्रोग्राम तो नहीं लगता। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ भीख बाबू, क्या आपको ये घर पसंद आया? पर ये क्या, तुम टीवी के अंदर से क्यों बात कर रही हो? क्या तुम एंकर नहीं हो? क्या ये टीवी प्रोग्राम नहीं है? हाँ, वैसे ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये घर है किसका? ये सोने का क्यों बनाया है? ना ये टीवी प्रोग्राम है, ना मैं एंकर हूँ। ये एक जादुई सोने का घर है। इसे मैंने ही बनाया है। तुम इस घर में जितने दिन चाहो रह सकते हो। यहाँ तुम्हें हर किस्म की सहूलियतें मिलेंगी, पर यहाँ का सोना बाहर नहीं जाना चाहिए और इस घर के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मंजूर है? ठीक है ठीक है, जब इतनी सहूलियतें हैं यहाँ पर तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा? मैं यहीं रहूंगा। तुम जल्दी से गायब हो जाओ, मुझे क्रिकेट मैच देखना है। फिर वो क्रिकेट मैच देखने लगा। इस तरह कई दिन तक वहीं खा पी कर सोने लगा। वहाँ की सुख की उसको आदत पड़ गई तो उसको आलस के साथ साथ घमंड भी होने लगा। अरे वाह, यहाँ पर खाने पीने और मनोरंजन का सबसे बढ़िया बंदोबस्त है, लेकिन बाहर ना घूमो तो बोर हो जाता है। यहाँ के सोने के सिक्कों को ले जाकर बाहर बेचना होगा। ये सोचकर कुछ सिक्कों को पोटली में बांधा और बाहर ले गया। लेकर एक सेठ जी के पास गया। वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। अरे आगे भीख मांगने, जब मर्जी चले आते हो भीख मांगने। आज शुक्रवार है, आज मैं भीख नहीं डालता, जाओ यहाँ से। अरे तुमसे भीख मांग कौन रहा है? मैं तुम्हें भीख देता हूँ, जरा तमीज से बात करो। मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूँ। ए भीख बाबू, सेठ जी से तुम बदतमीजी से क्यों बोलते हो? दिमाग तो ठीक है ना? चुपचाप उनसे माफी मांगो। अरे किट्टी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाली तुम्हें बोलना चाहिए लोगों से सॉरी। मैं नहीं, चुपचाप बैठी रहो। ये क्या, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम आए किस लिए हो? क्या चाहिए तुम्हें? अब आए ना रास्ते पर, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, इन्हें ले लो और मुझे पैसे दो। तुम चाहो तो तुम पर एहसान करता हूँ, सस्ते में देता हूँ। समझ लेना कि वो मैंने तुम्हें भीख दिया है। ऐसे सोने के सिक्के मेरे पास और बहुत हैं।
क्या सोना है? तुम्हें कहाँ से मिला सोना? तुमने कहीं चोरी किया है क्या? अरे पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिलावट करके बेचने वाले तुम हो। तुम लोगों को धोखा देकर जीते हो और मुझसे कहते हो। मेरी किस्मत अब बदल चुकी है। मैं अब सोने के घर में रहता हूँ। मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो मेरे सोने के सिक्के देख लो। सेठ ने जब पोटली को खोलकर उल्टा किया तो उसके अंदर से कंकड़ गिरे। क्यों कंकड़ लाके सोना कहते हो? तुम किसे ठगना चाहते थे? कहकर सब ने मिलकर उसे खूब मारा। हाय रे बाप रे, मुझे ना मारो, मेरा विश्वास करो, मेरे साथ आओ, आपको मैं सोने का घर दिखाता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। कहकर उन सबको लेकर वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचा, पर वहां देखा तो वहां पर झोपड़ी भी नहीं था। लोगों ने फिर से उसे खूब मारा और चले गए। तब वो टीवी वाली एंकर प्रकट हुई। बेटा, मैं संतृप्ति देवता हूँ। तुमने फिर से साबित कर दिया कि मनुष्य को जितना मर्जी दो वो तृप्त नहीं होता। तुम जैसे भीख मंगे को मैंने हर किस्म की सहूलतें दी, पर तुम उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और अब इस गांव में तुम भीख भी नहीं मांग सकते। कोई और गांव चले जाओ और वहाँ पर ईमानदारी से जियो। कहकर वो गायब हो गई। फिर भीख बाबू अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे गांव चला गया।